मेरे प्यारे बच्चों, मैं निर्मल कुमार दुबे, मैं जिला चिरकी DG7 कार्यक्रम के अंतर्गत आपके विद्यालय के YouTube चैनल मिडिल स्कूल चिरकी DG7 क्रिएशन के माध्यम से एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा हमने पिछली कक्षा में पौधों के जड़ों के विषय में जाना था। बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पौधों के 5 मुख्य भाग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। आप जानते हैं कि जड़ों का मुख्य कार्य मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण कर तना को देना है। तना उस जल और खनिज लवणों को संवहन कर पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन बनाने का कार्य करती है और वाष्पोत्सर्जन भी करती है। आज हम पौधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल, जिसे हम पुष्प के नाम से भी जानते हैं, के विषय में जानेंगे। आपने बहुत से फूल देखे होंगे और पौधों का सबसे सुंदर भाग फूल होता है। आइए आपके बीच एक जाना पहचाना फूल, जिसे हम उड़हुल के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग जावा या जावा कुसुम के नाम से भी पुकारते हैं। आज इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक जावा फूल या उड़हुल फूल की डाली है। आप देख रहे हैं यह इसका तना है, यानी टहनी। ये पत्तियां हैं, ये फूल है और ये फूलों की पंखुड़ियां हैं। अब हम मुख्य रूप से फूल के एक एक भाग पर विचार करेंगे। बच्चों, अगर फूल को आप डाली से तोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। आइए अब फूल के एक एक भाग पर हम ध्यान दें। फूल का जो हिस्सा मुख्य टहनी से लगा होता है वह पुष्पवृंत कहलाता है। पुष्पवृंत यानी पुष्प का यह भाग, यानी जिसे आप अपनी सामान्य भाषा में डंठी भी बोलते हैं, यह पुष्पवृंत कहलाता है। पुष्पवृंत के माध्यम से ही एक फूल टहनी से लगा होता है। इसके यानी पहला भाग हम लोग मान सकते हैं कि पुष्पवृंत होगा। पुष्पवृंत। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, आपको फूल का पिछला हिस्सा मैं दिखा रहा हूं, कुछ हरी हरी पंखुड़ियां सी लगी हुई हैं जो फूल के पुष्पवृंत से ठीक बाद लगे हुए हैं। इन्हें हम बाह्य दल कह के पुकारते हैं। बाह्य दल। बाह्य दल से ठीक लगा हुआ कुछ बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होती हैं, रंगीन। जब आप कई तरह के उड़हुल के फूलों को देखेंगे तो उड़हुल के फूल कई रंगों में पाए जाते हैं और सबका रंग कई तरह का होता है। यहाँ मैंने जो फूल लिया है इसका रंग आप देख रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से जितने भी तरह के उड़हुल के फूल पाए जाते हैं उनमें सामान्य रूप से 5 पंखुड़ियाँ इस तरह से अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज। ये जो रंगीन पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं इन्हें हम दलपुंज कह के पुकारते हैं। और मैंने जैसा बताया कि इनमें कुल 5 पंखुड़ियाँ होती हैं और प्रत्येक पंखुड़ी अकेले में दल कहलाता है। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, हम देख रहे हैं फूल के ठीक बीच में एक लंबी सी नली का संरचना है, नली जैसी रचना है। अब आइए इस रचना पर थोड़ा सा हम विशेष गौर करते हैं। आप ध्यान दें कि इस संरचना के साथ
आपको पीले कलर का छोटा छोटा संरचना दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसे तोड़ेंगे, मैंने इसे तोड़ा है, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे, हाथ में लटक जा रहा है, बहुत छोटा होता है। देखिए, तो इस तरह का इसका अगला भाग आप ध्यान से देखें, कुछ टोपीनुमा संरचना उसमें बना हुआ है। अब इसी से जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ऊपर हम देख रहे हैं कि लालिमा लिए हुए, ठीक इसी पीले कलर के टाइप का है संरचना, लालिमा लिए हुए है। इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों? यहाँ पर मैं फूल से हटके थोड़ी सी अलग बातें बताना चाहूँगा। जैसा आप जानते हैं, जंतु जगत में एक मुख्य क्रिया जनन का होता है। जनन की क्रिया के बगैर न पादप न जंतुओं में अगले संतति का विकास हो सकता है। अगले पौधे के जन्म के लिए या अगले किसी जंतु के जन्म के लिए जनन क्रिया आवश्यक है। जब जंतु में हम देखते हैं तो हम लोग समान रूप से देखते हैं कि मादा और नर दो तरह के जंतु हम लोग देखते हैं, लेकिन पौधों में इस तरह का आपने आज तक देखा है कि अब नर पौधा है और यह मादा पौधा है। बच्चों, इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि पौधों में ऐसा नहीं होता है। पौधों का जो मुख्य जनन अंग है, जिसे हम लोग फूल कहते हैं, उसी में दो भाग पाए जाते हैं, नर भाग और मादा भाग। यहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यह जो पीला भाग हम लोग देख रहे हैं, यह जो पीला भाग देख रहे हैं, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। एक पतला सा धागा नुमा संरचना होता है, जिसके ऊपर इस तरह से टोपीनुमा संरचना बना हुआ रहता है। इसे हम स्त्री केसर के नाम से पुकारते हैं। स्त्री केसर यानी आप नाम से समझ रहे होंगे कि यह फूल का मादा भाग है। सॉरी, स्त्री पुंकेसर, इसे स्त्री केसर नहीं पुंकेसर कहते हैं। यह फूल का पुरुष भाग है यानी नर भाग है। जब हम ऊपर जाते हैं तो यह लाल कलर का रंगीन लाल रंग में संरचना दिखाई दे रही है, जो लगभग पुंकेसर की जैसे ही दिखाई दे रही है। इसे स्त्री केसर बोला जाता है, इसे स्त्री केसर बोला जाता है। और यह फूल का स्त्री जन्मांग है। जब परागकण पुंकेसर से निकलते हैं वे स्त्री केसर पर आते हैं और फिर जनन की क्रिया पूरी होती है। कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा फूल के पूरे संरचना पर आना पड़ेगा। आइए, मैंने जैसा बताया था आपको कि बाह्य दलपुंज, यह बाह्य दलपुंज है जो पर्णवृंत से जो दलपुंज है उसे एक साथ जोड़ के रखता है, या जोड़ने का भी काम करता है। और जब इसे हम लोग पंखुड़ी के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए, यह पूरे फूल को, जब तक ये फूल खिला नहीं है, बांध के रखता है। या ऐसे भी छोटी पंखुड़ी पर जब हम लोग गौर करेंगे तो देखेंगे कि इसी हरे भाग से पूरी पंखुड़ी ढकी होती है। यह हरा भाग होता है बाह्य दलपुंज, और यह भोजन बनाने का भी काम करता है। बच्चों, आपको याद होगा, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाती हैं और तभी वह भोजन बनाने का कार्य कर पाती हैं। यह क्यों, आपको याद है? पिछली कक्षा में भी चर्चा हुई थी क्लोरोफिल की। एक बार अपने आप पुस्तक को फिर से देखेंगे और क्लोरोफिल के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। आइए, फूल के अगले शेष भाग को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, आपके सामने इस फूल की एक एक पंखुड़ी को मैं नोच रहा हूँ। देखिए, यह पहली पंखुड़ी निकली है। आप ध्यान दें, जब मैंने नोचा, यहाँ बाहर से ये 5 पंखुड़ियाँ अलग अलग दिखाई दे रही थी। जब मैं नीचे से इसे नोच रहा हूँ तो ये 5 पंखुड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अपने आधार के पास यानी बाह्य दलपुंज के पास ये 5 पंखुड़ियाँ अलग अलग जुड़ी हुई हैं। देखिए, मैं एक एक करके 5 पंखुड़ियाँ आपके सामने तोड़ रहा हूँ। मैंने 5 पंखुड़ियों को तोड़ दिया है
और बाह्य दलपुंज को मैं हटा रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, आप देखिए नीचे जो संरचना मिल रही है वह कुछ इस प्रकार की है। उसकी जो बनावट है कुछ अंडाकार है और इसी से ऊपर यह हमारा पर्णवृत्त बना हुआ है। यह जो अंडाकार भाग है यह अंडाशय कहलाता है, यानी फूल का अगला भाग आया अंडाशय। और पुंकेसर और स्त्री केसर के द्वारा जब परागकण का आदान प्रदान होता है तो जो जनन की क्रिया पूरी होती है वह आके अंडाशय में होती है और यहाँ पर तब फल और बीज का निर्माण होता है। फूल के सभी भागों को बच्चे आपने ढंग से समझा होगा। अब यह जो बीच की नलिका दिखाई दे रही है यह वर्तिका कहलाती है। यह वर्तिका कहलाती है जिस पर स्त्री केसर और पुंकेसर लगे होते हैं। वर्तिका में आपका पुंकेसर भी होता है और जहां पर स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर जब आप ध्यान से फूल को अपने हाथ से देखेंगे, पुंकेसर स्त्री केसर जो होता है वह वर्तिका के एकदम आखिरी छोर में होता है, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। मैं समझता हूँ आपको फूल के सभी भागों के विषय में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और संक्षेप में इनके कार्यों को भी आपने समझा होगा। बच्चों, आशा करूँगा कि अगली कक्षा में या अगले शनिवार को जब इस तरह का कोई प्रश्न आपके पास आवे तो आप निश्चित रूप से 100% से हल करेंगे और आपसे कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद।